नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, जिसका नाम था व्रत। और इस चैप्टर की हमने प्रश्नावली 9.3 स्टार्ट की थी, जिसमें हमारे 6 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। अब हम आगे के सवाल कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से देखने को मिल जाए। तथा आप प्लेलिस्ट को थ्रू ही अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि प्लेलिस्ट के थ्रू आप पढ़ाई करोगे तो हर एक चैप्टर क्रम वाइज आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ सकेगा। चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर अपन देखते हैं। देखिए, 6 सवाल तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। छठा सवाल है ये अपना। 7वां सवाल अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए, 6 सवाल तक हमारे सवाल हो चुके हैं और आज 7वां सवाल स्टार्ट करेंगे। देखिए, 7वां सवाल में चित्र मैंने पहले से बना रखा है, ताकि टाइम ना लगे, टाइम की वेस्टिंग ना हो। तो ये चित्र इस प्रकार से बनेगा। चित्र देख कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर देखिए, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, वृत्त के व्यास हो। जैसे क्या बोल रहा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होता है जिसके सभी शीर्ष वृत्त के ऊपर परिधि पर स्थित होते हैं, और इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, ये और ये सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180 वे कोण। वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, वे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। आया समझ में। जाने वाले वृत्त के व्यास हो, ये बोल रहा है कि इनके जो शीर्षों से ये जो विकर्ण जा रहे हैं, ये पूरे विकर्ण क्या है, वृत्त के व्यास कहलाते हैं। ये अंदर वाला जो चतुर्भुज है, इसके लिए तो ये कहलाएंगे विकर्ण कहलाएंगे, जबकि इस पूरे वृत्त के लिए ये क्या है, व्यास है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो इसको मुझे एक आयत सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, AC वृत्त का व्यास है। AC है जो को क्या है, वृत्त का व्यास है। AC है जो वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं देखूंगा, देखिए ये जो AC है, ये AC आ गया। अब AC के एक और देखिए, ये AC है जो वृत्त का क्या है, व्यास है। AC वृत्त का व्यास है। तो अर्धवृत्त यहाँ से ये देखिए, एक तो ये सिरा हो गया, और यहाँ से ये वाला कौन है, यहाँ पर देखिए, सीधा आप देखते रहिए, बढ़िया ढंग से इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ से ये वाली लाइन और यहाँ से ये लाइन, यहाँ जो कोण बनता है, तो ये किस पर बन रहा है कोण, ये वृत्त का व्यास है, तो ये अर्धवृत्त पर कोण बन रहा है। अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय आपने पढ़ी है। यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए, इसको मैं रब कर लूँ, ठीक है। ये है C और ये है D। यहाँ तक समझ में आया कि अर्धवृत्त पर, तो यहाँ से ये कौन बनेगा B, ये और इस व्यास को मान लेंगे, तो ये वाला कौन बनेगा D। तो कौन ABC बराबर 90 डिग्री, और कौन ADC बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया क्या। सबसे पहले आपको चक्रीय चतुर्भुज चित्र बनाना है, चक्रीय चतुर्भुज। फिर चक्रीय चतुर्भुज के व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण है, वो वृत्त के व्यास मानना है। तो ये जो विकर्ण है, उसको अपन ने वृत्त का व्यास माना। तो ये व्यास है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल बनेगा और यहाँ से ये वाला एंगल बनेगा। तो ये दोनों ही अर्धवृत्त पर कोण बनते हैं। तो अर्धवृत्त पर बने हुए कोण 90 डिग्री के होते हैं। यह अपन पहले लिखा आया समझ में। इसको मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 1। ये क्या है मेरा, समीकरण नंबर 1। इसको रख देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए, अब मैं मान लूंगा
कि BD है जो ये व्यास है, तो इससे इस साइड अर्धवृत्त पर और इससे इस साइड अर्धवृत्त पर यहाँ पर कौन बनेगा, ये A और यहाँ पर कौन बनेगा, C। तो यहाँ से देखेंगे कि BD वृत्त का व्यास है, BD है वो भी वृत्त का व्यास है, और BD वृत्त का व्यास है। तो देखिए यहाँ से एंगल बन रहा है BAD, एंगल BAD बराबर 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त पर बना हुआ कौन, और वो बन रहा है C वाला बन रहा है, तो ये बन रहा है BCD बराबर 90 डिग्री। BAD ये वाला कौन और BCD ये वाला कौन, दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। ये वाला मेरे पास समीकरण नंबर हो जाएगा 2। कौन सा समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर भी आप यही वाली लाइन लिखोगे जो मैंने पहले लिखवाई है, यही लाइन आप वापस यहाँ पर लिखोगे। अर्धवृत्त पर बने हुए कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखिए क्या है। समीकरण 1 कहता है कि ABC बराबर 90 डिग्री है, ADC बराबर 90 डिग्री है, BAB 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री का इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर कोण BAD बराबर कोण BCD बराबर 90 डिग्री। और सभी ये कोण 90 डिग्री के आगे है। तो वृत्त आयत में क्या होता है, आयत प्रूव करने के लिए आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अतः ABCD एक आयत है। ये तो मुझे सिद्ध करना था, आयत है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया यहाँ पर? इसी प्रकार से अन्य सवाल भी करने हैं आपको। चलिए, यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। सवालों को समझने पर जोर दीजिएगा। सवाल अगर समझ में आ गए तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से अब आगे देखते हैं अपन आगे किस प्रकार से करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए, अब अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज। सबसे पहले मैंने एक समलंब चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया, समलंब। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब आपको पता होना चाहिए। समलंब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती है, मतलब ये दो समांतर है, और दो असमांतर होती है, ये दो है जो आपस में कट करेगी, मतलब ये असमांतर होती है, ठीक है ना। एक जोड़ा समांतर और एक असमांतर भुजाएं होती है, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इस प्रकार का इसमें इसने बोला है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो असमांतर भुजाएं है वो आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके शीर्ष परिधि पर होते हैं और उसके सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो मुझे सबसे पहले प्रूव क्या करना पड़ेगा, ये ए और ये सी, इन दोनों का मान मुझे 180, मैंने अगर प्रूव कर दिया कि ये दोनों का मान योग है 180 आ गया, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज, क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज, और इसमें दे रखा है AD इक्वल है BC की, असमांतर भुजा है वो आपस में बराबर दे रखी है, ठीक है ना। इसके बाद
इसके बाद क्या करना है, रचना करनी है। इस रचना में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। रचना करनी है, देखिए रचना में आप क्या करोगे, रचना में सीधी यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन, इसका नाम दे रहा हूँ मैं ई। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको एक रचना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए रचना में ये किया तो मैं यहाँ लिखूंगा, रचना कैसे की मैंने, ए डी के समांतर मैंने एक रेखा खींची है जो समांतर है डी के, बी ई, ठीक है ना, ये मैंने रचना की। अब लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। एक चक्रीय चतुर्भुज आपको सिद्ध करके बताना है। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। देखिए क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखना है, यहाँ देखिए। अब उपपत्ति में क्या लिखना है आपको, उपपत्ति में सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले ये और ये आपस में समांतर है, क्या है, समांतर है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि भाई ए डी समांतर है बी के, किससे, रचना से अपन ने किया है, यहाँ लिख देना रचना से, किससे, रचना से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपन ने किया, किससे किया है, रचना से। रचना से यहाँ तक अपन आए कि भाई ये रचना की है और रचना से इस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले मुझे एक दे रखा है कि भाई ये तो मैंने रचना से, ये रचना से सिद्ध कर दिया कि होता है। और देखिए ए बी और डी सी ये तो समांतर होते ही है, क्योंकि एक समलंब चतुर्भुज में एक भुजा तो समांतर होगी, ए बी और भुजा होगी डी ई, ये तो समांतर है, ठीक है ना, सॉरी, हाँ यहाँ देखिए आप, ए बी और डी सी, ये जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें ये भुजाओं का एक जोड़ा तो समांतर होता है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब ये और ये आपस में समांतर है। तो यहाँ से अगर ये पूरी समांतर है तो ये टुकड़ा डी ई है वो भी समांतर होगी, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर डी, ठीक है ना। ये तो मुझे दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकता हूँ समलंब चतुर्भुज दे रखा है तो समांतर है, ये गिवन है, दे रखा है, ठीक है ना। अतः इससे क्या पता चलता है, अतः देखिए यहां से आपको पता क्या चलेगा, देखिए क्या, कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, सम्मुख भुजाएं समांतर है, अतः ए ए बी ई और डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इससे मुझे मुझे पता चला कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको समझ में आया, उसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में इक्वल होती है। तो यही अपन कंसेप्ट यहाँ पर अपनाएंगे कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ए बी भुजा बराबर होगी डी के, और ए डी है भुजा वो इक्वल होगी बी ई के। यहाँ मैं लिखूंगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है वो आपस में इक्वल होती है। यहाँ से ये सिद्ध हो गया, मतलब ये है, ये और ये इक्वल आ गए। अब क्या पता चला आपको कि भाई ए बी ए डी और बी इक्वल है। चलिए
इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि AD इक्वल है BC के, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है AD है जो BE के इक्वल है, AD और BE के इक्वल है। क्यों? समांतर चतुर्भुज है, BE है और CE के इक्वल है, ये गिवन है, दे रखा है। तो AD BE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। तो यहां से पता चलता है कि BE और BC भी आपस में इक्वल है। पता चला? इससे पता चलता है कि BE और BC भी आपस में इक्वल है। यहां से समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब यहाँ आगे देखिए। अब मैं इस वाले को कोण दे रहा हूँ, इस वाले कोण को मैं नाम दे देता हूँ जैसे x, इस वाले मैंने कोण को नाम दिए थे जैसे मैंने y। तो आगे देखिए, यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, देखिए ये मैं हटा रहा हूँ, इससे आगे आप देखिए यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में देखिए दो भुजाएं इक्वल है, BE बराबर BC। तो इससे त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट है कि भुजाएं इक्वल होने पर उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। भुजाएं, या आप ऐसे लिख सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज BC, यहाँ ऐसे लिख सकते हो समद्विबाहु, दो भुजा इक्वल है मतलब समद्विबाहु हो गया, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजाएं आपको इक्वल दे रखी है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण में होते हैं। जैसे ये भुजा दोनों ही समान है तो ये वाला जो कोण होगा y, जो ये y कोण है वो और ये कोण C आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इस समान भुजा के ये वाली भुजा इसके सामने ये कोण बन रहा है, इस वाली भुजा के सामने ये कोण बन रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोण y कोण C, समीकरण नंबर 1। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है। अब देखिए, ये जो चतुर्भुज है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो A वाला कोण है वो इस X वाले कोण के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सम्मुख कोण बन रहे हैं। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि चतुर्भुज ABED में, BD में कोण A, ये यहाँ पर पहले y लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोण X बराबर कोण A, समीकरण नंबर 2। इसका आप रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रीजन में क्या लिखोगे? यहाँ से रीजन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से बच्चों? देखो, समझना जरूरी है, एक एक कंसेप्ट को धीरे से पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट को एक एक कंसेप्ट एक एक चीज को आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, फिर भी आप ना समझो तो देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, अपना मन एकदम कंसंट्रेट करिए, दिमाग को, फिर दिमाग से देखिए, दिमाग को शांत रखिए एकदम, फिर देखिए, ध्यान से देखिए। कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए, वापस रिवाइज कीजिए, देखिए, आगे आपको समझना जरूरी है, रट नहीं सकते कुछ भी इसमें। आप अगर रट के आप कर ही नहीं सकते हो, आपके प्रमेय का नॉलेज हुए बिना आप इस प्रकार की प्रश्नावली को हल कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसको समझना है। यहाँ से A है, यहाँ X है, सम्मुख कोण है। कैसे कोण है?
सम्मुख कोण है, समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण। यहाँ से देखिए ये जो लाइन है दो भागों में बांट रही है, तो एक्स और वाई पूरा मिला के कितना बना रहा है, एक सरल कोण बना रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। यहाँ से मैं लिखूंगा कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे रेखिक युग्म, कैसा लिखना है, रेखिक युग्म। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, समीकरण नंबर इसका नाम देते हैं 3, क्या नाम, सॉरी इसका 3 नाम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण, अब इसको नहीं हटा सकते तो यार चलिए मैं लिखा नहीं, यहाँ लिख दो अलग पेन से, आपको समझना है, ठीक है ना। ये 3 रख दिया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 के उपयोग करने पर क्या होता है 1, 2, 3 से। यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ से इसको रब करना पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा आप, जैसे इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 1, 2, 3 से देखिए, एक पहला समीकरण देखिए, y है c के इक्वल है, x है a के इक्वल है, तो तीसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 180, तो x की जगह में a रख सकता हूँ, y की जगह में c रख सकता हूँ। यहाँ से समीकरण 1 से लिखा है कि x की जगह मुझे रखना है, x की जगह a रखना है, क्या रखना है a, और y की जगह मैं लिख सकता हूँ c बराबर 180 डिग्री। ये यहाँ पर आप देखिए ये अपने आ गया कि ये जो चतुर्भुज है समलंब में, इसमें a और इसका ये वाला कोण, ये दोनों ही सम्मुख कोण थे, और यदि सम्मुख कोण का मान 180 डिग्री आ जाता है, सम्मुख कोणों का योग 180 आ जाता है, तो वे चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध कर दिया कि और a और c का मान 180 डिग्री है, अतः ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया वीडियो, बढ़िया से बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसका चित्र आपको दे रखा होगा, चित्र बाद देखने में गजब दिख रहा है, मगर आप घबराइए मत, सवाल बिल्कुल ही ज्यादा सरल है। यहाँ से देखिए, दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ से बी और यहाँ पर सी पर दो वृत्त है आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड, बी से रेखाखंड जा रहा है, ये सीधा पी बी और ये क्यू वाला, ठीक है ना, पी बी क्यू वाला रेखाखंड जा रहा है, और एक रेखाखंड जा रहा है ए बी डी, ए बी और डी, ये रेखाखंड है ए बी, ये वाला ए बी और डी, एक है पी बी और ये क्यू, ठीक है ना। ये क्या है, रेखाखंड है। दो वृत्तों को बिंदु ए पी और डी और पी क्यू पर क्रमश प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ 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 ये जो बिंदु दे रहे हैं वहां पर क्रमशः प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रम प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए, देखिए आकृति आकृति देखिए, सिद्ध करना है, ये वाला आपको सिद्ध करके बताना है, ये वाला आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा अच्छे प्रकार से, देखिए सवाल को ज्यादा टफ नहीं है। देखिए यहां से सीधा नजर आ रहा है हमको कि एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये देखिए, अगर मैं सीधी यहां से ये लाइन खींच रहा हूं मैं, देखिए लाइन खींचती है यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि अर्धवृत्त कोण, अर्धवृत्त वाला समझते हो आप, सॉरी वृत्तखंड वाला कोण समझते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से ये वृत्तखंड खींचा, इस वृत्तखंड पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो यहाँ से ये बन रहा है, जो ये वाला है, ठीक है ना। एक देखिए यहाँ से सीधा ये बन रहा है, ये मैं एक रेखा खींच के आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे रेखा खींच ली, ठीक है ना, आपको नजर आएगा कि दो कोण बन रहे हैं एक ही। तो यहाँ से देखिए ये जो वृत्तखंड था, इसमें एक तो ये छोटा वाला वृत्तखंड हो गया, ये तो मेरे पास ये वाला वृत्तखंड हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया, ठीक है ना। इस दोनों वृत्तखंडों में ये आप देखिए कि इससे यहाँ पर एक तो ये कोण बन रहा है और इससे यहाँ पर एक ये कोण बन रहा है,
मतलब ये दोनों ही एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हैं और एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे और इसको बताएंगे कि ये दोनों ही समान है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां से देखिए यहां से देखिए, ठीक है ना। देखिए ए सी पी, ये वाला कोण ए सी पी, तो कोण ए सी पी इक्वल होगा कोण, कौन सा कोण है, ये वाला, ये 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 वाला कोण इसके इक्वल होगा। इस कोण को आपको इक्वल बताना है। तो ये कौन सा कोण है, ए बी पी। कौन सा कोण है, ए बी पी। यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं ना, अगर ये यहाँ से एक रेखा खींची तो ये दोनों ही एक ही वृत्तखंड बन, यहाँ पर ये एक वृत्तखंड, ये एक अगला वाला वृत्तखंड, एक यहाँ बन कर, दोनों ही एक ही वृत्तखंड में बन रहे, इसलिए समान होंगे। आया समझ में। चलिए तो यहाँ से आएगा ए बी पी इक्वल होगा ए बी पी, एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसका नाम लेते समीकरण नंबर 1। समझ में आया यहाँ से अच्छे से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको कुछ और नजर आएगा। क्या नजर आता है, यहाँ से देखिए, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों ही कोण ऐसे है, देखिए एक ये एक ये, तो एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है। इस प्रकार के कोण क्या, इस प्रकार के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ से मैं देखूंगा कि ए कोण ए बी पी इक्वल है कोण, ये वाला कोण क्यू बी डी। क्या है, क्यू बी डी, समीकरण नंबर 2। और ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपस में बराबर थे। अब देखिए इस वृत्त में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ ये जीवा है, तो ये वाला एक पार्ट हो गया, ये जीवार एक वृत्तखंड हो गया जो लघु वृत्तखंड है। इससे सामने वाले पूरा जो वृत्तखंड, ये बड़ा वाला आप छोड़ दो, बड़ा वाला वृत्त आपको नहीं देखना है। ये वृत्त देखिए, इसमें दूसरा जो पार्ट हो गया वृत्त का, छोटा वृत्त का पार्ट है जो दूसरा, वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर बन रहा है जो इसी बिंदु से, देखिए यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये और ये बन रहा है, यहाँ से ये कोण बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, यहाँ से ये आ रही है और यहाँ से ये आ रही है, एक यहाँ पर कोण बन गए। दो कोण आपको नजर आ रहे हैं अच्छी प्रकार से, दो कोण ये और ये दोनों ही वृत्त अर्धवृत्त पर बने वाले कोण हैं, तो दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कोण क्यू बी डी बराबर कोण क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी, ये आएगा समीकरण नंबर 3। अर्धवृत्त पर बना कोण, सॉरी एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। समझ में आया, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, देखिए 1, 2 व 3 से एसीपी एबीपी के इक्वल है, एबीपी है ये इसके इक्वल है, और ये सीधा इसके इक्वल है, और ये सीधा इसके इक्वल है, ठीक है ना। मतलब देखिए एक एसीपी है एबीपी के इक्वल है, एबीपी है वो बीक्यूडी के क्यूबीडी के इक्वल है, और क्यूबीडी है वो क्यूसीडी के इक्वल है। ये मतलब एक चीज दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के इक्वल है, तीसरी चौथी के इक्वल है, मतलब पहली और चौथी भी आपस में समान होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, पहली दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के इक्वल है, और तीसरी चौथी के इक्वल है,
तो पहली और चौथी भी आपस में इक्वल होगी। वही कंसेप्ट है कि ACP ABP के इक्वल है, ABP QBD के इक्वल है और QBD QCD के इक्वल है। तो ये वाला पार्ट, ये जो है ये और ACP है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोण ACP इक्वल है कोण QCD से। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।